कन्यादान सत्य घटना। निहारिका का कन्यादान मैं और सीमा नहीं बल्कि तुम और सविता करोगे, क्योंकि तुम दोनों को ही नैतिक रूप से ये अधिकार है। सागर के ये कहते ही समर ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा और हड़बड़ाते हुए बोला, ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? निहारिका आपकी बिटिया है, उसके कन्यादान का पुण्य आपको ही मिलना चाहिए। हम दोनों ये पुण्य आप दोनों से नहीं छीन सकते। सागर कुर्सी से उठते हुए सामने बैठे समर को एकटक दृष्टि से देखते हुए हाथ जोड़कर बोला, समर तुम मेरी बहन के पति होने के कारण हमारे माननीय हो। तुमसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि निहारिका का कन्यादान तुम दोनों ही करना। मैं निहारिका को भी अंधेरे में नहीं रखना चाहता। सीमा कहाँ है निहारिका? उसे यहीं बुलाओ। सागर के ये कहते ही सीमा ने निहारिका को आवाज लगाई। निहारिका आई माँ प्रत्युत्तर को सुनकर सविता, समर, सीमा और सागर उसके आने का इंतजार करने लगे। निहारिका के स्वागत कक्ष में प्रवेश करते ही सारों एक दूसरे के चेहरे ताकने लगे। निहारिका ने सबको शुभ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, इस कमरे में तो कर्फ्यू लगा है और मुझे बताया भी नहीं गया। निहारिका का ये कहते ही सबके चेहरे पर फैली गंभीरता थोड़ी कम हुई और सब मुस्कुरा दिए। सविता ने अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए निहारिका का हाथ पकड़कर उसे अपनी कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, लाडो रानी, अब यहाँ बैठो और सुनो। भाई जी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। सविता के ये कहते ही निहारिका भी एकदम गंभीर हो गई, क्योंकि उसने अपने पिताजी को ऐसा गंभीर इससे पहले 2 बार ही देखा था। एक बार जब बड़ी दीदी प्रिया की विदाई हुई थी और दूसरी बार तब जब मजली दीदी सारिका की विदाई हुई थी। दोनों बार पिताजी विदाई के समय बहुत गंभीर हो गए थे पर रोए नहीं थे, जबकि माँ और बुआ जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। निहारिका बेटा, पिताजी के ये कहते ही निहारिका के मुंह से अनायास ही निकल गया, जी पिताजी, आप कुछ कहना चाहते हैं मुझसे? निहारिका के इस प्रश्न पर सागर कुर्सी पर बैठते हुए बोला, हाँ बेटा, आज मैं अपने दिल पर पिछले 24 साल से रखे हुए बोझ को उतार देना चाहता हूँ। हो सकता है आज के बाद तुम्हें लगे कि तुम्हारे पिताजी संसार के सबसे अच्छे पिता नहीं है, पर मैं सच स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। बात तब की है जब मेरी 2 बिटिया का जन्म हो चुका था और तुम अपनी माँ के गर्भ में आ चुकी थी। मैं दोनों बेटियों के होने से पहले ही निराश था। सब ने कहा, पता कर लो सीमा के गर्भ में बेटा है या बेटी। यदि बेटी हो तो गर्भ की सफाई करा दो। मैंने तुम्हारी माँ के सामने ये प्रस्ताव रखा तो उसने मेरे पैर पकड़ लिए। वो इसके लिए तैयार नहीं थी, पर मुझ पर बेटा पाने का जुनून था। मैंने तुम्हारी माँ से साफ साफ कह दिया था कि यदि टेस्ट को वो तैयार न हो तो अपना सामान बांध कर मेरे घर से निकल जाइए। तुम्हारी माँ मेरे दबाव में नहीं आई। ये देखकर मैं और भी बड़ा शैतान बन गया और एक रात मैंने प्रिया और सारिका सहित तुम्हारी माँ को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारी माँ दर्द से कराहती हुई घंटों किवाड़ पीटती रही, पर मैंने नहीं खोला। ये तुम्हारी दीदियों को लेकर मायके गई, पर वहाँ इसके भाई भाभी ने सहारा देने से मना कर दिया और कानपुर सविता और समर को इस सारे कांड की जानकारी फोन पर दे दी। तुम्हारे मामा जी ने सविता और समर जी यहाँ आ पहुँचे। सविता ने तब पहली बार मेरे आगे मुंह खोला था। उसने दृढ़ स्वर में कहा था, भाई जी, भाभी के साथ आपने ठीक नहीं किया। मेरे भी 3 बेटियां हैं। यदि ये मुझे इसी तरह धक्का देकर घर से निकाल देते तब मैं कहाँ जाती और आप क्या करते?
ये तो दो बिटिया के होने पर ही संतुष्ट थे। मेरी ही जिद थी कि एक बेटा तो होना ही चाहिए। तब ये तीसरे बच्चे के लिए तैयार हुए। अब सबसे ज्यादा प्यार ये तीसरी बेटी को ही करते हैं, और आपने इस डर से कि कहीं तीसरा बच्चा बेटी न हो, भाभी को फूल सी बेटियों के साथ रात में घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। पर अभी इन बच्चों के बुआ फुआ मरे नहीं है। मैं लेकर जाऊंगी भाभी को बच्चियों के साथ अपने घर। अब भाई जी ये भूल जाना कि आपकी कोई बहन भी है। मैं जानता था कि सविता मेरे सामने इतना इसीलिए बोल पाई थी क्योंकि उसे समर का समर्थन प्राप्त था। मैंने गुस्से में कहा था, जाओ तुम भी निकल जाओ। सविता ने अपना कहा निभाया और तुम्हारी माँ और दीदियों को कानपुर ले गई। वहीं कानपुर में तुम्हारा जन्म हुआ। यहाँ मेरठ से मेरा तबादला भी कानपुर हो गया। स्कूल के एक कार्यक्रम में हमारे बैंक मैनेजर शर्मा जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। उनके साथ मैं भी गया। वहाँ तुम्हारी प्रिया दीदी ने नृत्य का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। प्रिया की नज़र जैसे ही मंच से मुझ पर पड़ी, वो नृत्य छोड़कर दौड़कर मेरे पास आकर मुझसे लिपट गई। वो बिलख बिलख कर रोने लगी और मैं भी। मेरी सारी हैवानियत को प्रिया के निश्चल प्रेम ने पल भर में धो डाला। मैनेजर साहब को जब सारी स्थिति का पता चला तो उन्होंने बीच में पकड़कर सारा मामला सुलझा दिया। सीमा ने जब पहली बार तुम्हें मेरी गोद में दिया, तब तुमने सबसे पहले अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे कान पकड़ लिए। शायद तुम मुझे डांट पिला रही थी। सविता, समर और सीमा ने यह निश्चय किया था कि इस घंटा का जिक्र परिवार में बच्चों के सामने कभी नहीं होगा। पर उस दिन से आज तक मुझे यही भय लगता रहा कि कहीं तुम्हें अन्य कोई ये न बता दे कि मैं तुम्हें कोख में ही मार डालना चाहता था। निहारिका बेटा, ये सच है कि मैं गलत था। तुम चाहो तो मुझसे नफरत कर सकती हो, पर आज अपना अपराध स्वीकार कर मैं राहत की सांस ले रहा हूँ। मुझे माफ कर देना बेटा। ये कहते कहते सागर की आंखें भर आई। निहारिका ने देखा, सबकी आंखें भर आई थी। निहारिका कुर्सी से उठकर सागर की कुर्सी के पास जाकर घुटनों के बल पर बैठते हुए बोली, पिताजी, ये सब मैं नहीं जानती थी। जानकर भी आपके प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि मुझे गर्व है कि मेरे पिताजी में सच स्वीकार करने की शक्ति है। मेरे लिए तो आज भी आप मेरे वही पिताजी हैं जो बैंक से लौटते समय मेरी पसंद की टॉफियाँ अपने पैंट की जेब में भर कर लाते थे और दोनों दीदियों से बसाकर 2-4 टॉफी मुझे हमेशा ज्यादा देते थे। और मैं भी पिताजी आपकी वही निहारिका हूँ जो चुपके से आपके कोट की जेब से सिक्के चुरा लिया करती थी। नहीं पता चलता था ना आपको। निहारिका का ये कहते ही सागर ने उसका माथा सूंघ लिया। समर भी ये देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, अब निहारिका तुम ही निर्णय करो कि तुम्हारा कन्यादान मैं और सविता करे या तुम्हारे माता पिताजी। निहारिका लज्जाते हुए बोली, फूफा जी, ये आप दोनों ही जाने। यह कहकर वो शर्माती हुई वहां से चली गई। समर ने सागर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कन्यादान भाई साहब आप ही करेंगे और अब तो अपने अपने हर अपराध का प्रायश्चित भी कर लिया है। समर के ये कहने पर सागर ने सीमा और सविता की ओर देखा। उन दोनों की सहमति पर सागर ने भी लंबी सांस लेकर सहमति में सिर हिला दिया। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।